नमस्कार, बहुत स्वागत है। विस्तार न्यूज आप देख रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपके शहर में जाएंगे, आपकी सभी खबरें बताएंगे, लेकिन पहले कहां चलेंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली नहीं, ओडिशा चलेंगे। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के नेताओं का ओडिशा में प्रचार जारी है। विस्तार न्यूज का महा कवरेज भी जारी है भैया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ओडिशा में प्रचार कर रहे हैं। तमाम बीजेपी के दिग्गज प्रचार कर रहे हैं। सीएम के साथ प्रचार अभियान के दौरान जामपाली में हमारे सहयोगी मृगेंद्र पांडे ने बातचीत की है। सुन लीजिए एक्सक्लूसिव बातचीत, फिर ओडिशा में अपने तमाम सहयोगियों का रुख करेंगे और बात भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उड़ीसा दौरे पर पहुंचे। हम बात करेंगे। साय जी, आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए, उड़ीसा में हमारा आज ये 5वां दिन है और 5 दिनों के अंदर में हम नवरंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी, बलांगीर, बरगढ़, सुंदरगढ़ कई लोकसभा में जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा वातावरण है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जहां भी हम लोग जा रहे हैं अपार जनसमूह उमड़ रहा है और भारी उत्साह है और निश्चित रूप से यहाँ की अधिकांश लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रदेश में यहाँ परिवर्तन होके रहेगा। आप जिस क्षेत्र में प्रचार करने आए, लगातार 4 बार के सांसद रहे पड़ोसी रायगढ़ से, तो आपने प्रचार में भी कहा, क्या संदेश है? देखिए, वैसे तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का अटूट रिश्ता है, बेटी रोटी का भी रिश्ता है, शादी ब्याह भी चलता है और बराबर चुनाव प्रचार वगैरह में यहाँ के नेता वहाँ जाते हैं, वहाँ के नेता यहाँ आते हैं और जगन्नाथ स्वामी भी उतने ही पूजनीय हैं छत्तीसगढ़ में जितना उड़ीसा में हैं। तो यही है कि आने वाला 20 तारीख को, 20 मई को इस क्षेत्र का चुनाव है, लोकसभा का भी और विधानसभा का। तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, तो इस क्षेत्र से जुएल भाई जी को और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सांसद के, उनको जिताएं और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी यहाँ से हमारे नरसिंह मीन जी हैं और जहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रत्याशी हैं उनको जिताएं। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिन्होंने उड़ीसा में लगातार प्रचार किया और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ मृगेंद्र पांडे। और ओडिशा में मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे थे हमारे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे और इसके साथ रोहित मिश्रा भी उनके साथ हैं। ओडिशा में दोनों हमारे योद्धा लगे हुए हैं, पल पल की अपडेट भेज रहे हैं। दोनों ही सहयोगियों से हम जुड़ चुके हैं और सबसे पहले मृगेंद्र का रुख करेंगे। मृगेंद्र जी, क्या देखा आपने, क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री साहब से? अलग क्या बिंदु थे? प्रचार क्या अलग दिखाई दिया? क्या कुछ चल रहा है उधर? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जामपाली पहुंचे थे। जामपाली में उन्होंने क्योंकि ट्राइबल बाहुल इलाका है, बहुत बड़े पैमाने पे ट्राइबल वोटर हैं और इससे लगी जो रायगढ़ लोकसभा है वहां से वो लगातार 4 बार सांसद रहे हैं, तो उन्होंने प्रचार किया और लोगों को अपने काम गिनाए। जामपाली से 20 किलोमीटर दूर जो है वेद व्यास नगरी है, यहाँ ऋषि वेद व्यास की जन्मस्थली बोला जाता है। हम यहीं खड़े हैं, कुछ लोगों से बात करेंगे, आपको बताते हैं कि वेद व्यास स्थल का क्या महत्व है और यहाँ के क्या पॉलिटिकल सिनेरियो हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं वेद व्यास, उसके बारे में थोड़ा बताइए और क्या राजनीतिक चल रहा है? बोल देना हिंदी से। राजनीतिक चल रहा है, वही संख छाप हम लोग का सबसे महत्वपूर्ण है। बीजेपी ही है, बीजेपी के साथ साथ हम लोग का नवीन बाबू बहुत उन्नति का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको हम लोग चढ़ बढ़ करके। इस नदी के बारे में और वेद व्यास स्थल के बारे में थोड़ा बताएं तो हमारे दर्शक भी जानेंगे और उसके बाद थोड़ा पॉलिटिकल समीकरण भी समझ लेंगे। हेलो, वेद व्यास जो है नदी जो है यहाँ बहुत बढ़िया पूजा होता है और मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है और ये त्रिवेणी नदी है, संग कोयल सरस्वती मिला हुआ 3 नदी है। आप यहीं के लोकल हैं, क्या चल रहा है राजनीतिक समीकरण, क्या है, क्या बोल रहा है मैं वोटर? यूपी जौनपुर से रहने वाला हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। इस समय पीडीए की सरकार बनने वाली है, पीडीए की सरकार। उड़ीसा में क्या चल रहा है? उड़ीसा में यहाँ सिर्फ ये नवीन पटनायक ही जीत रहे हैं, बीजेडी की सरकार बनने वाली है। तो आपने देखा कि अलग अलग मत है यहाँ। देख लिया, इस तालाब को भी देख लिया, माफ कीजिएगा नदी को भी देख लिया आपने, जिनसे बातचीत की उन्हें भी देख लिया और कुछ और भी देखेंगे आपके साथ। लेकिन रोहित भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, लगातार उड़ीसा का भ्रमण कर रहे हैं।
क्या भ्रमण में निकला रोहित, कहां कहां आप पहुंचे, क्या क्या मुद्दे दिखे, क्या क्या राजनीति में डिफरेंट वहां पे लगा प्रचार अभियान में? नितेश, देखिए 2 दिन में 400 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय किया हूं और तब सफ़र तय करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ नेता जो हैं वो लगातार यहां सक्रिय है, क्योंकि एक एक विधानसभा सीट और एक एक लोकसभा सीट पे तैनाती इस प्रकार की गई है कि वहां पर जो जातिगत समीकरण है उसको साध लिया जाए। कुनकुरी यानी जसपुर से लेकर यहां पर अगर बस्तर तक की बात किया जाए तो वहां तक के ये विधानसभा लगता है, उड़ीसा का लगता है, और यहां तमाम जगहों पर खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर जो है वो चुनावी कमान संभाले हुए हैं और 5 दिनों में 15 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। इसके अलावा स्थानीय तौर पर एक बड़ा मुद्दा जो मुझे यहां पर समझ में आया वो था बाहरी नेताओं के इंटरफेयर करने का। साफ तौर पर यहां पे पंडेन को लेकर कहा जा रहा है, जो कुछ समय पहले IAS अफसर थे और अभी जो है बीजेडी में शामिल हो गए हैं, और उनको लेकर लगातार चाहे पुरी में सभा हो, चाहे सुंदरगढ़ में सभा हो, चाहे राउरकेला में सभा हो, तमाम जगह बीजेपी नेता उन्हीं को लेकर घेरते हैं कि जो पटनायक है, नवीन पटनायक है, वो 25 साल से मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर वो उड़िया भाषा पे भाषण नहीं दे पा रहे हैं, उड़िया भाषा पे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उड़िया समाज है उसको कहीं ना कहीं तिरस्कार किया जा रहा है। ये बात करते कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आइए और आपसे बातचीत करेंगे, क्या कहते हैं, क्या स्थिति है, कहाँ के, यहीं के हैं? हाँ, सुंदरगढ़ से। सुंदरगढ़ क्या स्थिति देख रहे हैं सुंदरगढ़ में? सुंदरगढ़ से बीजेडी या बीजेपी? बीजेपी आ रहा है, थोड़ा लगता है। हाँ, सांसद किसको देखेंगे, बीजेपी से कि बीजेडी से? बीजेपी से। बीजेपी से। हाँ। तो देखिए बीजेपी खुलकर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेल्ट में मैं मौजूद था, कुल नितेश, मिलाकर वहाँ रोहित पर लड़ाई दिलचस्प है, लड़ाई दिलचस्प है, और जो आपने बातें कही बेहद महत्वपूर्ण बातें कही हैं। वक्त हो चुका है, लेकिन मृगेंद्र के पास मैं एक बार फिर से जाऊंगा। मृगेंद्र, एक चीज जानना चाहूंगा, राम मंदिर की बात हो और महत्वपूर्ण जो लकीरें थी, महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वो लोकसभा के हर राज्यों में खींच दिए गए थे, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिख रहे थे। ओडिशा में क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें लेकर स्पष्ट हो गया है कि यही वो टॉप 3 मुद्दे हैं, 2 मुद्दे हैं जो प्रमुखता से इस चुनाव पर छाए हुए हैं, सबसे ज्यादा यही दिख रहे हैं, हर जगह इनकी बात हो रही। देखिए, जिस तरीके से यहाँ कैंपेन हो रहा है, यहाँ के जो 3 प्रमुख मुद्दे जिनको आप जानना चाहते हैं, उसमें एक है कि डबल इंजन की सरकार बनाना है, प्रदेश और देश में बीजेपी की सरकार लाना है, ये एक बड़ा मुद्दा है, हर कैंपेन में आ रहा है। दूसरा जो यहाँ लोकल बातें हैं कि जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो उड़िया भाषा नहीं जानते, उड़िया लोगों से उनका सीधा संवाद नहीं है। तीसरा एक बड़ा मुद्दा करप्शन का है, डेवलपमेंट रुके होने का है, जिसको हर सभा में, हर सम्मेलन में उठाया जा रहा है। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार जो है कैंपेन चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेता भी कर रहे हैं और स्थानीय नेता भी कर रहे हैं। कैंपेन चल रहा है। एंटी इनकम्बेंसी कितनी है रोहित, एंटी इनकम्बेंसी कितनी देखे हैं आपने, कितनी देखी एंटी इनकम्बेंसी की, क्या बात हुई है? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे कल भी मैं जब बिरमतीपुर की बात करूं, राउरकेला पे बात करूं, या फिर मैं तलसरा की बात करूं, वो तमाम जगहों पर जब मैं स्थानीय लोगों से बातचीत करता था तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कई सालों से नवीन पटनायक मुख्यमंत्री है, लेकिन एक बार बदलाव की आवश्यकता है और बदलाव होगा। और जब डबल इंजन की सरकार, ठीक है, डबल इंजन की सरकार, जैसा कि मृगेंद्र ने कहा, रोहित भी वही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी, लगातार आप इसी तरह अच्छा कवरेज करते रहिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, उड़ीसा का दीदार करा दिया, वहां की पॉलिटिक्स में क्या मंथन चल रहा है वो भी आपके दिमाग में डाल दिया कि कैसे सियासत चलती है अन्य राज्यों की, कैसे एक राज्य के नेता जाते हैं और दूसरे राज्य को इंपैक्ट भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। आगे बढ़ेंगे और बीजेपी नेता राधिका खेड़ा की बात करेंगे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और छत्तीसगढ़ की पूर्व भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में युवाओं को पीएससी फर्जीवाड़ा और बेरोजगारी भत्ते के नाम पर बघेल सरकार ने ठगा है। इसके साथ उन्होंने कई चीजें लिखी हैं जो कि साफ तौर पर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही राधिका खेड़ा ने एक्स पर किए पोस्ट पर सांसद सुनील सोनी ने बयान दिया है, जरा उसे सुन लीजिए, फिर सीधा अपने सहयोगी रवि मेरी का रुख करेंगे। देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार ने 5 साल ना महिलाओं का सम्मान किया, विकास के नाम पे, नई योजना के नाम पे एक भ्रष्ट रास्ता ढूंढा और
कहना चाहिए कि इस देश के अंदर में एक ऐसी सरकार बन गई जो छत्तीसगढ़ को एक भ्रष्टाचार के नाम पे एक पहचान बन गई। आज रायबरेली के अंदर में प्रचार करने गए हैं, निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी हारेंगे और उनके प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी की लीड और बढ़ना है। खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जिस दिन राधिका खेड़ा ने इस्तीफे की बात की थी, राधिका खेड़ा ने बगावत की थी या यूं कहें अपने हक की उनके अनुसार लड़ाई की थी, तब से खोमन बने हुए हैं। खोमन, एक तीर से कई निशाने लगाए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से नीतीश जो बीजेपी में नेता कांग्रेस में गए हैं और कांग्रेस के नेता जो बीजेपी में गए हैं, उसको हथियार बनाकर अब दोनों ही पार्टी इस्तेमाल कर रही है। और यही कारण है कि राधिका खेड़ा को अब भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधने को लेकर अलग अलग तरीके से कोशिश करी। और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीधे तौर पर निशाना साधा जा रहा है राधिका खेड़ा के द्वारा। क्यों निशाना साधा जा रहा है इसका कारण ही बताता हूं, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गए नीतीश रायबरेली में गांव-गांव में जाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और यही कारण है कि राधिका खेड़ा को जो है पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधना पड़ रहा है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस से बीजेपी में जो नेता शामिल हुए हैं, उनको एक एक सीट का जो है कहीं ना कहीं उनको दाव खेला जा रहा है। जो 11 नेता हैं, उनको एक चीज और है, राधिका खेड़ा को भारतीय जनता पार्टी का रायबरेली में उतार दे तो कहीं लड़ाई और दिलचस्प हो सकती है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं उतार रही है। कपोल कल्पित प्रश्न कर लेता हूं आपसे। बहुत सही सवाल किया है आपने नीतीश, क्योंकि आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा जो राधिका खेड़ा है वो रायबरेली में प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी, क्योंकि वही राधिका खेड़ा है जो कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर थी। मीडिया कोऑर्डिनेट में किस तरीके से मुद्दे रखे जाते हैं वो यही तय करती थी। तो समझा जा सकता है जब वो रायबरेली में उतरेगी, जब रायबरेली में वो प्रचार प्रसार करेंगी, तो किस तरीके से जो जुबानी जंग शुरू देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया वार देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिस तरीके है अंजाम है। मैं तो सोच रहा था कि कपोल कल्पित चीज है, लेकिन खोमन ने कह दिया कि नहीं नहीं, आपका न्यूज ऑफ सेंस ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो आगाज हो गया रायबरेली की लड़ाई का अलग ही अंदाज से, और विस्तार न्यूज यूं ही नहीं अलग बनता है, इस तरह की गहराई से हम आपको जानकारी देते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और कुछ जन सरोकार के जो खबरें हैं उन्हें लेते हैं। सरगुजा चलेंगे, जहां पुलिस ने तंत्र मंत्र के नाम पर नशीला पदार्थ खिलाकर 8,51,000 रुपए की ठगी करने के मामले में 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कहां से? रायपुर और रायगढ़ से। आरोपियों से 1.95 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, वहीं 22 लाख रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए। रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन चेहरों को ध्यान से देखिए, ये लुटेरों के चेहरे हैं। 8,51,000 रुपए को 1 करोड़ रुपए बना देने का झांसा देकर लूट की घटना को अंजाम देने वाला गिरोह है ये। हैरान कर देने वाला ये मामला छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से आया है। यहाँ यह गिरोह लोगों को तंत्र मंत्र के नाम पर 8,51,000 रुपए को 1 करोड़ रुपए बना देने का झांसा देता था। फिर निशाने में लिए गए उस व्यक्ति को प्रसाद में बेहोशी की दवा मिलाकर पैसे लूट लेता था। यह गिरोह पुलिस की नजरों में तब आया जब अंबिकापुर के सरनापारा निवासी जगसाय को भी इस गिरोह ने ऐसा ही झांसा देकर उनके साथ लूट की। 20 अप्रैल 2024 को कुछ व्यक्ति जिनका पूर्व से उसका जान पहचान था और जान पहचान करने के बहाने आकर के पूजा पाठ करने के दौरान वो पूजा पाठ करने का झांसा दे करके पूजा पाठ किए और तंत्र मंत्र के द्वारा जो है उसको नशीला पदार्थ खिला करके करीबन 8,51,000 रुपए की ठगी करके लेकर के गए हैं। अथक मेहनत से जो है वो 3 आरोपी को रायपुर से और 1 आरोपी को जो है वो रायगढ़ जिले से जो है गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए 4 लोगों को पकड़ा। तब पता चला कि ये गिरोह ठगी करने के साथ ही नकली नोटों का धंधा भी करता था। 22 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ ही कई नकली संदिग्ध चीजों को भी पुलिस ने जब्त किया है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर इन ठगों ने और कितने लोगों के साथ ठगी की है।
और कहीं इनके तार किसी बड़े गैंग से तो नहीं जुड़ते हैं। दिलीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या पुलिस की तफ्तीश में और जानकारी निकलकर सामने आई? कहीं बड़े रैकेट से इनके संबंध तो नहीं जुड़ते हैं? देखिए, जो ठग हैं ये पहले लोगों को अपने झांसे में लेने के लिए खुद को तांत्रिक बताते थे, ज्योतिषी बताते थे। उसके बाद ये लोगों से पहले तो नॉर्मल तरीके से पैसा ठगने की कोशिश करते थे, और जब उसमें लोग झांसे पे नहीं आते थे तो उनको बेहोशी की दवा खिला देते थे। और जो जहां तक इनका जो नकली नोट छापने का जो प्रिंटर और नोट गिनने की जो मशीन बरामद की गई है, पुलिस का कहना है कि ये जब लोगों से 8 लाख 10 लाख रुपए ले लेते थे और बोलते थे कि 10 गुना आपको पैसा मिलेगा, तो वे नकली नोटों को रात में आते थे और जिससे पैसा ठगे रहते थे या जो जिस झांसे में लेकर पैसा ओरिजिनल नोट लिए रहते थे उसको लाके 1 करोड़ रुपए की नकली नोट थमा देते थे। तो इस तरीके से इनकी प्लानिंग थी, और पुलिस का कहना है कि इन्होंने अंबिकापुर ही नहीं बल्कि रायगढ़, रायपुर सहित बिलासपुर और अन्य अलग अलग इलाकों में लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। और पुलिस इंतजार कर रही है कि वो जो पीड़ित हैं वो भी पुलिस के पास आए और उस मामले में भी पुलिस आगे अपनी जांच बढ़ाए। बिल्कुल दिलीप, और जिस तरह से पुलिस इंतजार कर रही है कि पुलिस के पास लोग आए, इसी तरह से विस्तार न्यूज इस खबर को चला रहा है। दिलीप इस खबर को भेज रहे हैं कि अगर आपसे जुड़ा ये मामला है तो आप पुलिस के पास पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए, खबर भेजने के लिए। इस तरह की ठगी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अगर ये मुद्दे से आप भी प्रभावित हैं, इस खबर से कहीं ना कहीं आपको भी ठगा गया है, तो आप पुलिस से संपर्क करिए। आगे बढ़ते हैं। भारत में बड़ी आबादी अभी पेट के लिए, दाने के लिए रोज कड़ी मेहनत करती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन उसी दाने की बर्बादी को खड़े होकर तमाशा देखती है। बलरामपुर जिले से एक तस्वीर आई है जो हैरान कर देती है और सवाल खड़े करती है कि किस तरह से सरकारी सिस्टम टैक्स के पैसों की धज्जियां उड़ाता है। देखिए। भारत में बड़ी आबादी अभी भी पेट के दाने के लिए रोज कड़ी मेहनत करती है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन उसी दाने की बर्बादी का खड़े होकर तमाशा देखता है। बलरामपुर जिले में प्रशासन की एक ऐसी ही बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ पर हजारों क्विंटल धान खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया है। ये लापरवाही चांदो व महावीरगंज धान मंडी की है। बिना ढके हुए धान रखने से करोड़ों रुपए की धान खराब हो रही है, जिसका आंकड़ा तकरीबन 44,000 क्विंटल का है। धान को जिला खाद्य विभाग अधिकारी के द्वारा 72 घंटे के अंदर उठाना है, लेकिन 7 महीने पूरे हो जाने के बावजूद भी यह धान जस की तस पड़ी हुई है। धान भीज गई, किस कारण से नहीं उठ रहा है इसको नहीं माम बता सकते हैं, हम ही बताएंगे। अब तो हम कुछ दूसरा, इसमें हम चौकीदार हैं, देख रेख कर रहे हैं। गाड़ी आया था और भाई धान बोरी भेजने के कारण से नहीं लगाया। खाद्य विभाग की इस घोर लापरवाही के जिम्मेदार अभी भी निश्चिंत हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि धान ढकने की अभी भी कोई व्यवस्था तक नहीं की गई है। हालांकि जिला खाद्य विभाग अधिकारी ने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई करने की बात कही है। उठाव अपने जिले जो मिलरों को डीओ जारी होता है यहाँ पर समिति से ही, तो हमारे जिले का जो लक्ष्य है धान खरीदे का वो खत्म हो चुका है उठाव के लिए। तो दूसरे जिले का डीओ काटा गया है, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव इस जिले का, तो वहाँ से मिलर धीरे धीरे करके उठाव करेंगे, दूरी ज़्यादा पड़ जा रहा है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखना होगा कि कार्रवाई कब तक की जाती है और क्या की जाती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस सड़ी गली धान का आखिर क्या होगा। क्या यही धान उठाकर पीडीएस के माध्यम से जनता में बांट दी जाएगी या फिर कुछ और ही देखने को मिलेगा। नंद कुमार फोन लाइन पर सीधा हमारे साथ जुड़ गए। नंद कुमार, अभी तक प्रशासन हरकत में आया, कोई कार्रवाई हुई, कुछ उपचार हुआ? नीतीश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से तो धान खरीदी चालू है, और यह जो धान खरीदी को जो बिक्री का स्थिति था, वन विभाग भूमि, जो वन विभाग का जमीन होता है उस पे बेचा गया था। इस मामले में जो तत्कालीन जो वो थे तहसीलदार थे, उनको निलंबित भी किया गया था। और बड़ी मात्रा में ऐसा लग रहा है कि जिला प्रशासन ने धान को सड़ाकर और जो उसमें करोड़ों रुपए के जो धान जो वन की भूमि पर बेचे गए थे उनको सड़ाने के उद्देश्य से पचाने का काम कर रही है। क्यों सड़ाना चाहता है? क्या है ये आरोप? क्यों सड़ाना चाहता है वन विभाग और ये जो खाद्य विभाग है इस धान को? क्या है उनके मंसूबे? मंसूबे ये है कि जो धान मंडी में जो होते हैं यहाँ पे धान माफिया बैठे रहते हैं, और क्या होता है कि ये वन भूमि के जमीन पे बैठे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि
राजस्व विभाग की जो अधिकारी वो भी संलिप्त इसमें रहते हैं और वन भूमि के जमीन पे ये लोग धान बेचवाते हैं। शायद इसको लगता है कि वो वन भूमि पे जो धान है वो जो एक्स्ट्रा हो गए उनको खपाने के चलते ये धान को सड़ाया जा रहा है, ताकि वो बता सके कि अगर थोड़ी मात्रा में सड़े हैं तो उसको आगरण बढ़ाकर और ये धान को पचा। लेकिन नंद कुमार साय की सरकार है, विष्णुदेव साय गरीबों के लिए हमेशा खड़े हुए दिखाई दिए जब से उन्होंने सत्ता संभाली है। अंजाम ठीक नहीं होगा जब वो ये खबर देखेंगे। अब देखते हैं सर इसमें जिला प्रशासन की टीम कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, क्योंकि कार्रवाई की बात तो किया जाता है लेकिन कई साल देखा जाता है लेकिन कार्रवाई तो होते दिखते नहीं है। इस बात देखिए क्या होता है। ठीक है नंद कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस तरह से शासन प्रशासन के नियमों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और प्रशासन इतने बेखौफ है, इतने निडर हो गए हैं कि गलत काम करने के बाद अभी तक उन्होंने पत्ता तक नहीं हिलाया है, यहां पर पहुंचे तक नहीं है और हजारों क्विंटल धान बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। बड़े सवाल खड़े हुए हैं, बड़े आरोप हैं और प्रशासन को इस पर जवाब देना ही होगा। आगे बढ़ते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें बागवानी की फसल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन फंड के अभाव से ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल कृषि कॉलेज किसानों को ट्रेनिंग देने के मामले में फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिलासपुर के किसानों के हाथ खाली हो गए हैं। क्यों, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ठाकुर बैरिस्टर छेदीलाल कृषि कॉलेज किसानों को ट्रेनिंग देने में फेल हो चुका है। इसका बड़ा कारण यहां फंड का अभाव है। सरकार ने यहां बागवानी समेत कई चीजों के लिए 1 से 1.5 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। इसमें आम के पौधों का उत्पादन किया जाता है, केले के पौधे तैयार किए गए हैं, इसके अलावा अदरक भी निकाली जा रही है, लेकिन इन पौधों को तैयार करने का प्रशिक्षण किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बहुत दिक्कत होता है, कोई पौधे में फंगस लग गया या कुछ भी हो गया, भाई उनके लिए उनको कुछ न कुछ करना चाहिए। समय समय पर मैं भी बोलता हूँ कि ये फंगस लग गया, इनको थोड़ा देखिए। कृषि विज्ञान अधिकारी मन न कर दे ही तो अच्छे से कर लेबो कह दे। हाँ, खेती किसानी अभी तो अब नहीं मिला है। यही नहीं, फंड के अभाव से 50 एकड़ से अधिक खेत खाली दिख रहे हैं और जिन पौधों को तैयार किया गया है वह किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से जलवायु के हिसाब से यहाँ के लिए काफ़ी अनुकूल हैं, जिनको किसानों के हेतु इन किस्मों को उनके खेतों में उनके लिए बगीचे के रूप में डेवलप किया जा सकता है। और हमने कोशिश भी की, एनटीपीसी में, SCCL में इस परियोजना को भी हमने किया है। अभी तक तो कुछ विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। किसानों को ये बोलते हैं कि अगर आम के पौधे को आप एक बगीचे के रूप में इसको तैयार करिए तो उससे आपको जो आमदनी वो बहुत अच्छी मिलेगी। अभी कुछ किसानों में अभी इस बारे में उनको मालूम नहीं है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर हम आम लगाए हैं तो हमको 10 साल 12 साल में हमको फल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। आजकल बहुत अच्छी तकनीकी आ गई जिसके हम उस तकनीकी के माध्यम से पौधे तैयार करते हैं ग्राफ्टिंग के द्वारा, और ये जल्दी 3 साल में पौधे तैयार होकर फल देने की अवस्था में आ जाते हैं। तो मैं सभी बिलासपुर जिले के किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि जो भी अच्छे किसान हैं जो अपने बगीचे लगाने चाहते हैं आम के बगीचे, तो यहाँ पर आकर अच्छे किस्म के पौधे को यहाँ पर खरीद कर लगा सकते हैं और अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, जिसमें बागवानी की फसलों की अहम भूमिका है। उम्मीद है कि इस खबर के आने के बाद सरकार इस पर ध्यान देगी और बिलासपुर के किसानों को बागवानी की इन सभी फसलों का लाभ मिल पाएगा, जिससे उनकी आय बढ़ सकेगी। आशीष दुबे हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं बिलासपुर से। आशीष, क्या देखा आपने? क्या सिर्फ फंड के अभाव की बात है या फिर जिजीविषा की बात है, इच्छा की बात है, या फिर किसानों की सक्रियता की भी कमी है? क्या चीजें ऐसी सामने आपने देखी पाई जिसके कारण इस कृषि विश्वविद्यालय में जो ये करोड़ों का प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो पा रहा है? जी नितेश, बिल्कुल आप यदि इसमें मेरा ओपिनियन चाहेंगे तो मैं 2 चीज़ें कहूँगा। एक तो जो किसान है मूल तौर पर, उन किसानों की रुचि सिर्फ फिलहाल धान लगाने को लेकर है और धान बेचने को लेकर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान बिक रहा है। इसके अलावा जो बाकी खेती है वो खेती बहुत ही कम, धीरे धीरे घटती या ना के बराबर होती जा रही है। लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र का एकमात्र उद्देश्य या कृषि कॉलेज का एकमात्र उद्देश्य उन्हीं किसानों को
बाकी जो दूसरे फल हैं, आम हैं, अदरक हैं, केले हैं, इसके अलावा और जो जिसमें सीधे तौर पर ये कहें कि उत्पादन, आय को लेकर और उत्पादन को लेकर, ये दोनों चीज़ों को बढ़ाने को लेकर किसी विज्ञान केंद्र का निर्माण किया गया है, कृषि कॉलेज का भी। लेकिन मैंने जो देखा वहाँ की, आज अपील करना पड़ रहा है वहाँ के अधिकारियों को। उन्होंने आम उत्पादन कर दिए हैं, 10,000 आम आपने देखा होगा, 10,000 आम के जो पौधे हैं और कई किस्में उनमें। मैं एक नॉलेज की बात इसमें ये बताना चाहता हूँ नितेश, कि कई देशों से आम की किस्में यहाँ लाई गई हैं, लगाई गई हैं, और लगभग 20,000 किस्में जिन पर शोध होना है। इनमें शोध को लेकर भी जो बात है कि शुगर पेशेंट के लिए कितने उपयुक्त हैं, कितने मुफीद हैं, इसके अलावा जो है उनमें कौन कौन सी गुणवत्ता है आम में, इनके शोध को लेकर, अनानास को लेकर एक अनुकूल मौसम माना जा रहा है बिलासपुर में, तो उसकी क्या खेती। अड़चन क्या इसके अलावा एक अड़चन क्या जा रही है कल्चर में? अड़चन सिर्फ नितेश एक बात को लेकर है कि इनके पास प्रचार प्रसार, किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए, किसानों को यह बात बताने के लिए फंड नहीं है, जिससे लेकर के इन्होंने सरकार को भी पत्राचार किया है, SCCL को भी किया है, NTPC को भी किया है, और इसके कारण ही आप देख रहे होंगे खेत सूख रहा है। और बाकी जो सनफ्लावर्स हैं वहाँ लगे हुए, या बाकी जो आम के 10,000 पौधे हैं छोटे छोटे, वो सब कुछ जो है बिल्कुल खड़े हैं और वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे। भोले भाले किसान भी क्या जाने कि इनसे भी हम करोड़ों और लाखों रुपए कमा रहे हैं। जागरूकता तो चाहिए होगा, और रिसर्च अधिकारी बिना पैसे के कैसे प्रचार कर पाएंगे। उम्मीद है कि कलेक्टर या जहां से भी मद होता होगा, जल्द ही जल्द इन्हें मद मिलेगा, और जो किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है उस दिशा में प्रभावी काम हो सकेगा। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और भोपाल में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव के नतीजे से पहले यह बड़ी बैठक कर रही है। इस बैठक में कांग्रेस के 27 प्रत्याशियों को कांग्रेस ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी चर्चा करेंगे। यह बैठक 20 मई को कांग्रेस दफ्तर में प्रस्तावित की गई है। इस बैठक के बाद मतदान और जनता के फीडबैक की रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे जीतू पटवारी आलाकमान को सौंपेंगे। इसके साथ ही इस बैठक में दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, नकुलनाथ सहित कांग्रेस के चर्चित प्रत्याशी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक को लेकर खबर है, और अब हम इस खबर को डिकोड करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा ये जानकारी सुनिए। तो चुनाव नतीजे से पहले ये बैठक होने वाली है, और इस बैठक को लेकर तमाम अहम जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। 20 तारीख को ये बैठक होनी है, और विवेक हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज़्यादा बातचीत के लिए। सीधा उनके साथ जुड़ेंगे और तमाम बातचीत करेंगे, इस मसले पर जानेंगे कि क्या कुछ बैठक को लेकर अपडेट है, क्या कुछ रिपोर्ट है, क्या कुछ अंदर खाने की खबर है, क्या कहीं अन्य सुगबुगाहट तो नहीं चल रही है इस बैठक के माध्यम से, क्योंकि संगठन परिवर्तन की बात चल रही है और तमाम मुद्दे भी लगातार चल रहे हैं। और विवेक हमारे सहयोगी सीधा भोपाल से जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। और तमाम जानकारी साझा करने के लिए विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ है बैठक को लेकर इनपुट? क्यों इतनी सक्रियता के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ गई है इस बार? कुछ अलग अनूठा देखने को मिल रहा है, या फिर कुछ सामान्य रूटीन ही से मान लिया जाए? तो विवेक के साथ हम फिर जुड़ेंगे और तमाम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव नतीजों से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है। 20 मई को कांग्रेस दफ्तर में ये बैठक प्रस्तावित है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार महाप्रचार में लगी हुई है। विवेक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं भोपाल से, सीधा उनका रुख करेंगे। विवेक, सामान्य रूटीन की बैठक माना जाए या कुछ अंदर खाने की खबर? देखिए, बेहद दिलचस्प ये बैठक होने वाली है, और खास तौर पे दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया और नकुलनाथ को बुलावा भेजा गया है। खास बात यह है कि नकुलनाथ को बुलावा भेजा गया है। भेजा इसलिए गया है क्योंकि नकुलनाथ अब तक पिछले 5 से 6 साल से लगातार देखा है मैंने कि सिर्फ 2 बार वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, और वो भी अपने पिता के साथ। उसके बाद आज तक कांग्रेस दफ्तर में वो दिखे नहीं। इस बार बतौर प्रत्याशी उनको बुलाया गया है। अब दिलचस्प रहेगा कि नकुलनाथ इस बार भी बैठक में दिखाई देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उनका शेड्यूल अधिकतर दिल्ली या फिर छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहता है। लेकिन
लेकिन एक और बड़ी बात आपको बता दूं कि इस बैठक में ये पूछा जाएगा प्रत्याशियों से कि आखिर इस चुनाव में दिक्कत उनको कहां आन पड़ी, क्योंकि साल 2023 का इलेक्शन भी देखा गया था और उसके बाद भी ये समीक्षा बैठक ठीक इसी तरीके से बुलाई गई थी, जिसमें नेताओं का गुस्सा निकल के सामने आया था और नेताओं ने भीतरघात की आशंका जताते हुए कई बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे। इस बार संगठन और कार्यकर्ता कितने मजबूती से मैदान में उतरे थे, कहीं कोई पार्टी को डैमेज तो नहीं किया, ये तमाम विषय इस बैठक में निकल के सामने आएंगे और लोकसभा प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह इस बैठक की रिपोर्ट एआईसीसी मुख्यालय में देंगे। हालांकि न सिर्फ मध्य प्रदेश जबकि और कोई अन्य राज्य है जहां पे चुनाव हो चुके हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर उनके प्रत्याशियों के लिए भी बैठक करने के लिए कहा गया है। भोपाल में 20 मई को यह बैठक होगी, सुबह 11 बजे से सभी नेताओं को विवेक एक चीज कहा गया है। दो चीजें अहम निकल कर आती हैं, एक तो उपचुनाव तय है जहां जहां के कांग्रेस विधायकों ने अपनी जो है कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है एक, और दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो भीतरघात हुआ है, तमाम जो कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के जो संगठन है उसमें युवाओं की जो एंट्री है उसको लेकर या संगठन में फेरबदल की बात हो, क्या इन भी बिंदुओं को लेकर इस बैठक में परिचर्चा हो सकती है, क्योंकि ये दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नीतीश जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं संगठन में बदलाव होना है और बदलाव से पहले परिणाम के नतीजों को जरूर कांग्रेस इंतजार करेगी और इस संगठन के बदलाव में यह भी देखने के लिए मिलेगा कि आखिर कौन कौन से युवा चेहरों ने सबसे ज़्यादा संगठन को मजबूत करने के साथ साथ कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम किया है लोकसभा चुनाव में। यह फीडबैक भी नेताओं से लिया जाएगा, सभी प्रत्याशियों से पूछा जाएगा कि उनके क्षेत्र में कौन से वो युवा चेहरा है जो लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, कांग्रेस के पक्ष में बेहतर चुनाव प्रचार किया है, उनकी भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आखिर निर्मला सप्रे और रामनिवास रावत के खिलाफ विधानसभा में कब याचिका लगानी है कि उनका आवेदन बतौर विधायक खारिज कर दिया जाए, क्योंकि वो दल बदल कानून के तहत उन्होंने बीजेपी में अपना बीजेपी वो पहुंच गए हैं। तो ऐसे में ये तमाम प्रक्रिया और आने वाली रणनीतियों पर भी चर्चा होगी। रितेश, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, बहुत महत्वपूर्ण, और कहीं ना कहीं यहाँ से आगामी निगम चुनाव को लेकर भी बात की जाए, आगामी उपचुनाव को लेकर बात की जाए, संगठन में फेरबदल को लेकर बात की जाए, या फिर सत्ता पक्ष के खिलाफ रणनीति को लेकर बात की जाए, सभी चीजों को लेकर इस बैठक में परिचर्चाएं होनी है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए। अगली खबर में हम आपके साथ फिर बातचीत करेंगे, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। भोपाल से खबर है, प्रधान महालेखाकार ने मध्य प्रदेश सरकार से कर्ज का बही खाता मांगा है। 3 लाख करोड़ से अधिक के कर्ज को लेकर सरकार को एजी को हिसाब देना होगा। अकाउंटेंट जनरल ने वित्त विभाग को पत्र लिखते हुए सरकार की मौजूदा फाइनेंशियल कंडीशन की रिपोर्ट मांगी है। पत्र लिखकर प्रधान महालेखाकार ने सरकार से पूछा है कि कब कब कितना कर्ज लिया गया है, खर्च का ब्यौरा भी मांगा गया है। प्रदेश के चल रहे घाटे में 8 नगर निगम के मौजूदा स्थिति को भी फाइनेंस में जानकारी मांगी गई है। इन सभी की साल 2023-24 का वित्त विभाग को 20 मई तक लेखा जोखा देना होगा। एजी के पास ये लेखा जोखा सुपुर्द करना होगा, सौंपना होगा। विवेक लगातार बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक, ये रूटीन प्रोसेस है और क्या कुछ है, कर्ज कितना पहुंच गया है सरकार पर और ये जानकारी कब तक दे दी जाएगी, और कुछ इस चीज को लेकर कुछ अलग जानकारी? नितेश, एक बड़ी बात आपको बता रहा हूं कि महालेखाकार ने ये सरकार को दूसरी बार पत्र लिखा है और पहली बार जब पत्र लिखा था तो ये कहा था कि सरकार की तमाम जानकारियां फाइनेंस से जुड़ी हुई कई विभाग नहीं दे रहे हैं। अब ये पूरा आकलन करने के लिए कहा गया है और फाइनेंस विभाग से कहा है कि अब तक मध्य प्रदेश में कितना कर्ज लिया गया है और इस कर्ज के लिए सरकार ने कहाँ कहाँ पे इस पैसे को पूरा डाइवर्ट किया है या फिर खर्च किया है, और अभी सरकार की मौजूदा वित्तीय स्थिति क्या है, कितना सरकार को देनदारी है, सरकार ने मार्केट से कितना लोन लिया है और कितनी वित्तीय संस्थाओं से ये लोन रिकवर किया गया है। ये तमाम सारी बातों को लेकर रिपोर्ट मांगी। लेकिन एक दिलचस्प बात महालेखाकार ने, एजी ने ये कहा है कि कई सारे नगर निगम घाटे में चल रहे हैं और घाटे में चल रहे हैं तो उनकी मौजूदा स्थिति क्या है और इसको उबारने के लिए सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, इन तमाम विषयों को लेकर जानकारी 20 मई तक देनी है, क्योंकि सरकार की तमाम खर्च और आय से लेकर व्यय तक का पूरा हिसाब किताब का ब्यौरा और इसमें कहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है ये एजी को ही तैयार करना है। और एजी ने पिछले दिनों ये पत्र लिखा था तो ये कहा था, गंभीर चिंता जताई थी कि एजी के पत्र के बाद भी फाइनेंस डिपार्टमेंट भले ही सक्रिय हो जाता है लेकिन फाइनेंस विभाग तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँच पाती कई विभागों के द्वारा कि कितना
कितना किस मद के तहत पैसा खर्च किया जा चुका है। तो ये एक बड़ी आपत्ति एजी ने सरकार को पत्र लिखते हुए कहा है। और एक दिलचस्प बात आपको नितेश और बता दूं, सरकार के इस बार के ऑडिट में देरी हो जाएगी क्योंकि इसके पीछे के कारण है कि कई विभागों के अधिकारियों ने एजी को अभी तक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की रिपोर्ट नहीं भेजी है और उनसे ये भी अभी तक नहीं दिया गया है कि किन किन कामों को पूरा कर लिया गया है, यानी कि वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट नहीं भेजी है और कितना फंड अभी सरकार के पास बचा है जिसे वो इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो चुका है। तो ये तमाम सारी बातों को लेकर एजी ने फटकार लगाई और इसी के बाद फाइनेंस विभाग ने ये कहा है कि एजी को तत्काल जानकारी दे दी जाए। और 20 मई तक क्या विवेक अंतरिम बजट के कारण या फिर नवीन सरकार के कारण, लोकसभा चुनाव के कारण किस लिए लेखा जोखा नहीं दिया गया? क्योंकि कैग की रिपोर्ट तो आती है, महालेखाकार को जानकारी तो देनी होगी क्योंकि संवैधानिक चीज है, पद ही सृजित इसीलिए किया गया, उनका दायित्व ही है। क्या इनकी बातें हैं और क्या आगे इस पर राजनीति देखने को मिल सकती है? कांग्रेस पार्टी इस चीज पर सक्रियता भी दिखा सकती है? देखिए, कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन कर्ज की रकम कहां खर्च की जा रही है इस पे लगातार कांग्रेस की मांग है कि सरकार श्वेत पत्र जारी करे। और सरकार ये कह रही है कि विकास कार्यों के लिए ये पैसा खर्च किया जा रहा है। और ठीक इसी मुद्दे को लेकर एजी ये जानना चाहता है कि सरकार ने अगर कर्ज लिया है तो ये खर्च कहाँ हो रहा है, क्योंकि जिन जगहों पर ये खर्च किया गया है तो फिर उसकी रिपोर्ट दे दी जाए और काम अगर पूरे हो चुके प्रोजेक्ट अगर इसी कर्ज से पूरे हुए हैं विकास कार्य तो इसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी रिपोर्ट दी जाए। तो इन तमाम विषयों को लेकर ही एजी ये कह रहा है कि आप लगातार पत्र लिखा जा रहा है फाइनेंस को, लेकिन इसके बाद भी कई विभाग हैं जो सही समय पे जानकारी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के आय व्यय और खर्च का ब्यौरे नहीं मिल पा रहा है। बहरहाल जो भी इसमें जानकारी होगी लगातार विस्तार न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। विवेक, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको श्रद्धा मर्डर केस याद ही होगा जिसमें श्रद्धा के 36 टुकड़े किए गए थे। दुखद खबर थी, वैसी ही दुखद खबर एक और आई है और इसके तार जुड़ रहे हैं भोपाल से। भोपाल से मनाली घूमने पहुंची थी युवती, उसकी हत्या कर दी गई। युवती की हत्या का आरोप उसके ही प्रेमी पर लगा है। विनोद राठौर अपनी प्रेमिका शीतल कौशल के साथ मनाली घूमने गया था। शीतल बिना बताए ही घर से 5 मई को लापता हो गई थी। घटना के बाद खुलासा हुआ कि दोनों हिमाचल प्रदेश के मनाली गए थे। मनाली में ही दोनों ने एक होटल किराए पर लिया और यहीं शीतल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला जब ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा। शाहपुरा थाने क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अजय नगर में शीतल कौशल का शव मिला था मनाली के एक होटल में, जो कि ट्रॉली बैग में टुकड़ों में था। और इसकी सूचना जब होटल स्टाफ के लोगों ने दी तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है। विनोद राठौर नाम का आरोपी बताया जा रहा है, जो कि शीतल का प्रेमी बताया जा रहा है। और परिजनों ने 8 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी हम उनके घर पहुंचे हैं, ये अजय नगर में जो उनका घर है, यहाँ पर आए हैं। उनके परिजन हैं घर पे, उनकी माताजी बेसुध हैं जो बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके घर परिवार के कुछ और सदस्य हैं, उनकी भाभी हैं, उनसे भी हमने बात करी। उन्होंने बताया कि हमने पुलिस से कंप्लेन की थी कि हमारी बिटिया घर की लापता है, लेकिन पुलिस ने उस पर कुछ किया नहीं। और अभी उसके दोनों भाई जो हैं वो गए हुए हैं उसके शव को लेने के लिए और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और ये दिखा रहे हैं हम आपको अजय नगर की ये बस्ती है जिस पे ये यहाँ पर रहती थी। शीतल यहाँ पे रहती थी, 26 वर्ष की बताई जा रही है शीतल। और अब उसकी हत्या हो चुकी है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि पुलिस मनाली पुलिस ने इस पर पूरे कार्यवाही की है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। और ये कोशिश की जा रही है विनोद से जानने की कि आखिर किन कारणों से और किस वजह से उसकी हत्या की गई और इतनी बेरहमी से उसे मारकर और बैग में भर के और ले जाया जा रहा था, जिसे होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। और इसके बाद अब पूरे घटना की जांच की जा रही है। कितने दिन से संपर्क में थी, कैसे संपर्क में आई, कौन है विनोद राठौर, इस सब का पता लगाने में पुलिस लगी हुई है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार न्यूज। आरोपी विनोद हरियाणा का रहने वाला है और शीतल भोपाल के शाहपुरा में अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल के पिता ऑटो चलाते हैं और भाई की ट्रेवल्स की कंपनी है। शीतल की भाभी ने विस्तार न्यूज के कैमरे पर अपना दर्द बयां किया, जरा उसे भी सुन लीजिए। पहले भी ऐसा हुआ है क्या, क्यों गायब हुई है? नहीं, पहले ऐसा नहीं, इतना नहीं हुआ। एक बार हुई थी पर ऐसा कुछ था नहीं, लौट आई थी पर अब की गई तो उसके साथ यह हादसा हुआ।
कुछ तो बता दीजिए, हम लोगों से बात तो करें। कपड़ा मुंह बांध के बात, अरे उसकी जरूरत नहीं ना, मुंह बांधने की क्या जरूरत है? मुंह बांध के क्या? हमने कोई क्राइम थोड़ी किया, हम कोई गुनहगार थोड़ी हैं, मुंह बांध के बात। सही बात है। अपन उनको क्यों डांट रहे हैं? वो आपकी सुरक्षा के लिए क्या है? नहीं, मुंह बांधने की जरूरत नहीं है। अगर मुंह बांधना इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए दोनों की दोस्ती हुई थी। पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में लगी है कि आखिर विनोद ने शीतल की हत्या क्यों की। लेकिन पहले दिल्ली में श्रद्धा वालकर की हत्या और उसके बाद इसी तरह के शव के टुकड़े टुकड़े करना अब शीतल के साथ भी वही कहानी सामने ला रहा है और पुलिस की लापरवाही हुई है, ये भी बात उठ रही है। अंचल हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और इस केस में अभी तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ काम हुआ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ अंचल जी जुड़ गए हैं। क्या कुछ हुआ है अंचल जी इसमें अभी तक? देखिए नितेश, आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया था मौके पर ही जब वो होटल से निकल रहा था बैग लेकर के, और इसके अलावा अभी मनाली पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है। अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है कि आखिर उस बंद कमरे के भीतर ऐसी क्या स्थिति आई कि शीतल के टुकड़े टुकड़े उसी के प्रेमी ने कर दिए, जिसके लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर चोरी छुपे और बिना बताए गई हुई थी। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से ये दरिंदगी भरा काम विनोद ने किया है, उसके पीछे की वजह जानना निश्चित रूप से हमारे, आपके और उसके परिवारजनों के साथ ही पुलिस वालों के लिए भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा होगा, और वो उससे बात कर भी रहे हैं। रही बात यहाँ थाने में गुमशुदगी लिखाने की, तो उसने मोबाइल चोरी होने का गुमशुदगी जरूर उनके परिजनों ने लिखाई थी, आवेदन दिया था कि मोबाइल उनका चोरी हो गया है या गुम गया है। लेकिन युवती जो है जिसकी की हत्या कर दी गई मनाली में, उसके संदर्भ में कोई भी जानकारी, आवेदन पुलिस के पास नहीं पहुंचा है। इसका पुलिस ने खंडन भी कर दिया है, खुलासा भी कर दिया है। लेकिन इस तरीके की घटनाएं निश्चित रूप से समाज में, इस तरीके की घटनाएं मतलब झकझोर देने वाली होती हैं, और इन चीज़ों से सबक भी लेना चाहिए। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से फ्रेंडशिप हो जाना और अनजाने व्यक्ति के साथ आप इस तरीके से चले जाना, और आखिर सोचिए कितना दरिंदगी भरा ये जो कृत्य किया है उस युवक ने, तो क्या वजह रही होगी होटल के भीतर, या उसकी पहले से तैयारी थी। और कमरा नंबर भी 302 ही था। आप देखिए कि क्या इत्तेफाक है कि 302 नंबर का रूम था जहां वो ठहरा हुआ था। वहां उसके पास वहां का सीसीटीवी कैमरा खराब पड़े हुए थे, और उसने जब अपनी एंट्री कराई तो सिर्फ और सिर्फ शीतल की ही आधार कार्ड उसने दिए थे, अपने कोई दस्तावेज नहीं दिए थे। मतलब बात तो लग रही है कि एकदम से, क्योंकि हरियाणा का रहने वाला था, काफ़ी दिनों से हो सकता है संपर्क में रही हो, कोई ऐसी बात रही हो जिसको लेकर के उसने मन में बना लिया हो कि इस बार इसका काम तमाम कर देना है। जो कुछ भी है, बहरहाल अब ये तो पुलिस विवेचना में ही नितेश सामने आ पाएगा और जान पाएंगे। आएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण अहम जानकारियां भी आप दे रहे हैं, और जो इसमें संवेदनशीलता है और जो ध्यान रखने वाली चीजें वो भी बता रहे हैं। अंचल, क्या कुछ जानकारी आई? क्या जो ये मर्डर किया है उस आरोपी ने, क्या उस मर्डर के संदर्भ में भी और जानकारी निकल कर आई है? क्या उसका प्लान था क्या कि ना भोपाल पुलिस को ना उधर की पुलिस को, दोनों को अभी तक इंतजार है और पूछताछ जारी है? देखिए, क्योंकि हिमाचल पुलिस की गिरफ्त में है आरोपी, इसलिए ये विवेचना तो मनाली और हिमाचल पुलिस ही करेगी, और वहीं से ही तथ्य सामने निकल के आएंगे, क्योंकि आरोपी उसी की गिरफ्त में है और घटना मनाली में ही हुई है। तो अब पूरी तरह से मनाली पुलिस इसकी छानबीन करेगी। यहाँ से परिजन रवाना हो गए हैं, उसके 2 भाई हैं, वो दोनों भाई यहाँ से रवाना हो गए हैं, जो वहाँ से उसके शव को अपनी कस्टडी में लेंगे, अपने उसमें लेंगे और लेके आएंगे। लेकिन अभी तो पूरा घर हैरान परेशान है। जब परिजनों से भी हमारी बात हुई थी उसके घर में, तो कैमरे के सामने तो पहले वो कुछ कहने को तैयार नहीं थे, और साथ में उसके माता पिता बेसुध थे, और उनको इस चीज़ की जानकारी भी नहीं थी। एक चीज़ जरूर उसकी भाभी ने बातों ही बातों में कह दिया। मैंने कहा पहले भी वो कभी ऐसे गायब हुई थी? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं, एक बार गई थी लेकिन आ गई थी, और इस बार गई तो इसका उसके साथ इस तरीके का हादसा हो गया। तो वो कह रही है कि हमें कुछ कहना नहीं है, अब तो हो गया। हो सकता है कुछ बातें हो जो परिजनों को पता हो और वो ना बता रही हो। अब पुलिस पूछताछ करेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा सामने आएगा। लेकिन हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक पुलिस विवेचना कर रही है। और जो भी खुलासा होगा वो विस्तार न्यूज आपको बताएगा, और जो भी इसके सामाजिक पहलू थे सब कुछ अंचल जी ने बता ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
आगे बढ़ेंगे, उज्जैन की बात करेंगे। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के पहले स्पिरिचुअल सिटी बनाई जाएगी। इसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी, साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालु को एक ही जगह दर्शन मिल सके। स्पिरिचुअल सिटी का उद्देश्य उज्जैन के धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाना होगा। डॉक्टर मोहन सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। जल्द ही से लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबंधित विभाग के अफसरों की बैठक कर चर्चा करेंगे। ऐसे में चलिए एक नजर देखते हैं महाकाल के भक्तों के लिए जो स्पिरिचुअल सिटी बनाने की तैयारी है उसकी क्या कुछ खासियत भी होंगी। महाकाल नगरी में स्पिरिचुअल सिटी जो बनेगी वहां भगवान शिव की विशाल मूर्ति के साथ 12 ज्योतिर्लिंग होंगे और जो तमाम चीजें होंगी वो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और संतोष कृष्णानी सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी बताएंगे कि क्या क्या स्पिरिचुअल सिटी को लेकर प्रोसेस होने वाली है, क्या कुछ अधिकारियों के लिए अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी आई है वो है, और क्या कुछ सिंहस्थ कुंभ को लेकर तैयारी हो रही है, क्योंकि बाबा महाकाल की नगरी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा महाकाल की ख्याति पूरे भक्तों के बीच प्रसिद्ध है। उज्जैन से संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। संतोष, जो महाकुंभ है उसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए, कितने समय के लिए इसकी टाइमलाइन निर्धारित की गई है, क्या कुछ और दिव्य होने वाला है महाकुंभ को लेकर, क्या कुछ तैयारियां चल रही उज्जैन? बिल्कुल नीतीश, विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर की नगरी में जब सिंहस्थ का मेला लगता है तो उसके 2 साल पहले से ही यहाँ पर विकास की गंगा बहाई जाती है। जो भी प्रदेश के मुखिया रहते हैं वो लगातार बैठकों का दौर करते हैं, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे भोपाल हो, चाहे दिल्ली के स्तर पर हो, क्योंकि सिंहस्थ का महाकुंभ आता है तो करोड़ों लोगों की आस्था रहता है। और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सड़कों की जाल की बात करें, या व्यापार व्यवसाय की बात करें, या जो संत समाज जो आता है उनके अखाड़ों की बात करें, भूमि को अधिग्रहण करने की बात करें, तो ऐसे में हर दिन कहीं ना कहीं सिंहस्थ को लेकर बैठकों का दौर जारी है। चाहे अगर उज्जैन प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं तो सिंहस्थ की बैठक लेना नहीं भूलते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्योंकि पहली बार उनके नेतृत्व में सिंहस्थ देखने को भी मिलेगा और यहाँ पर विकास की गंगा भी बहेगी, तो अभी से ही विकास कार्यों की जो बात है वो पूरी तरह नज़र आ रही है। उज्जैन के चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा दिया है। अगर कोई भी बाहर से आता है तो उज्जैन की एक छवि अपने दिल में छाप लेकर जाए जो विश्व विख्यात है। और ख़ास बात है कि महाकाल मंदिर में जिस प्रकार जो निर्माण कार्य चल रहा है उसको तीव्र गति से समाप्त करने की बात भी चल रही है, उसकी गाइडलाइन तैयार करने की बात की जा रही है, क्योंकि लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं सिंहस्थ के दौरान बाबा के दर्शन करते हैं, शिप्रा नदी के यहाँ स्नान करते हैं। तो घाटों को लेकर भी कहीं ना कहीं जो बैठक का दौर है, शिप्रा शुद्धिकरण की बात हो या नमामि गंगे की तर्ज पर जिस प्रकार शिप्रा को प्रवाहमान करता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी, क्योंकि जैसे ही जो रिजल्ट आएंगे 4 जून के बाद, यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंहस्थ को लेकर जिला अधिकारियों के साथ बैठक तो करेंगे ही सही, साथ ही संतों के साथ भी एक बैठक की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें 13 ही अखाड़ों के जो प्रमुख हैं वो भी रहेंगे। और क्या क्या यहाँ का इंस्पेक्शन रहेगा, किस प्रकार धार्मिकता पुराना वैभव को लौटाने के लिए, जिस प्रकार पुरानी इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है कि संतोष भाई एक सांस में बताते हुए थक नहीं रहे हैं। स्पिरिचुअल सिटी का भी बता दीजिए संतोष जी, इसको लेकर भी क्या है, क्या कुछ अलग होने वाला है, इस सिटी में क्या कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल, पुराने उज्जैन को अगर आप उज्जैन नगरी में आए तो पुराना उज्जैन आप भूल जाएंगे। ऐसी पवित्र नगरी उज्जैन की बनने जा रही है। यहाँ पर यूनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, 2200 कमरों का एक होटल बनाया जा रहा है जो महाकाल मंदिर यहाँ पर बना रहा है। साथ ही अभी तक की बात करें तो कई नए नए जो सड़कों के जाल हैं, यहाँ से आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उसका तो रोड यहाँ पर तैयार हो ही चुका है। लेकिन जो खास बात है कि जो सिंहस्थ से जुड़ा नज़ारा रहता है वो पूरा सिंहस्थ भूमि के दौरान रहता है। जब संतों के विशाल पांडाल लगते हैं तो उस भूमि को भी धीरे धीरे अधिग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। जो भी वहाँ पर अवैध तरीके से अतिक्रमण करते हैं उनको सख्त हिदायत के साथ चेतावनी भी दी गई है कि अवैध अतिक्रमण न करें, अन्यथा बुलडोजर और जेसीबी के माध्यम से आपकी अतिक्रमण को नष्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे अभी से ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं, संतोष भाई ने बता दिया। संतोष जी, हम आएंगे तो हमारे लिए भी छोटी सी जगह मिल जाएगी? बिल्कुल नितेश जी, क्योंकि विस्तार न्यूज लगातार पल पल की अपडेट देता है और विस्तार न्यूज के तो जब सिंहस्थ का मेला लगेगा तो संतों के कैंपों में जाकर विस्तार के साथ खबर दिखाएंगे। शिप्रा के
डुबकी लगवाएंगे। और खास बात है कि जिस प्रकार महामंडलेश्वर का कैंप लगता है तो उसी प्रकार विस्तार का भी एक कैंप लगेगा। जय महाकाल। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए संतोष जी। तो थोड़ा सा जीवन में हंसी खुशी भी जरूरी है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और मुरैना की बात करेंगे। मुरैना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले के पहाड़गढ़ क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा वन विभाग की करीब 100 से 200 बीघा जमीन पर पेड़ों की पहले तो कटाई की गई, फिर उस भूमि पर कब्जा भी किया गया। आंकड़ा सुनिएगा, 100 से 200 बीघा जमीन। भूमि माफियाओं के सामने मुरैना वन विभाग पूरी तरह से लचर दिखाई दिया है, लाचार भी दिखाई दिया है। मुरैना जिले में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग की जमीन को अपने कब्जे में लिया गया है और वन विभाग चैन की नींद सो रहा है। इस मामले पर जब मुरैना वन मंडल अधिकारी स्वरूप दीक्षित से बात की गई तो उनका कहना है कि यह मामला संज्ञान में ही नहीं है। पहाड़गढ़ रेंज में अतिक्रमण हो रहा है तो हम जो है स्टाफ की ड्यूटी लगा के उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि यानी कि जो है स्टाफ दोषी है तो उनके खिलाफ, अदरवाइज जो अतिक्रमक है उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम अवश्य करेंगे। इस पूरे मामले में हमने मुरैना अपर कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कार्रवाई के निर्देश देने की बात की और क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। इसकी जानकारी मुझे आपके माध्यम से प्राप्त हो रही है। यदि ऐसा है तो वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं संबंधित एसडीओ फॉरेस्ट से बात करूंगा कि वो कार्रवाई करें और जो वन विभाग की संपत्ति है उसकी रक्षा हो सके। 100 से 200 बीघा जमीन कोई मामूली जमीन नहीं होती है। गरीब अगर 1 फीट भी जमीन रख लेते हैं, अपने पास घर बना लेते हैं तो उनके जो दीवारें हैं उनको ढा दी जाती हैं। लेकिन भूमाफियाओं का ये आतंक खुलेआम हो रहा है। अधिकारी सो रहे हैं। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद जागेंगे और 100 से 200 बीघा के जो आरोप हैं उसको स्पष्ट करेंगे और अगर कब्जा किया गया है, वन काटे गए हैं तो उचित माकूल जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। भिंड में हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना को लेकर कलेक्टर ने बड़ा कदम उठाया, उसकी बात करेंगे। भिंड कलेक्टर ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय में छापा कार्रवाई करते हुए कार्यपालन यंत्री कार्यालय को सील कर दिया है। पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री कार्यालय के कर्मचारियों ने वेतन अंतरराष्ट्रीय भुगतान के मामले को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के भुगतान को लेकर पीडब्ल्यूडी कार्यपालन यंत्री कार्यालय को निर्देश दिए। लेकिन कर्मचारियों की वेतन अंतरराष्ट्रीय का भुगतान न होने पाने की दशा में हाईकोर्ट की अवहेलना मानते हुए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचकर कार्यालय को ही सील कर दिया। वहां के लोडिंग वाहनों को भी जब्त कर लिया। स्थायी कर्मियों के वेतन की अंतर्राशि का भुगतान न होने के कारण कलेक्टर को कोर्ट में पेश होना पड़ा। उसके कारण से पीडब्ल्यूडी कार्यालय कलेक्टर साहब ने सील कर। हाँ, वो कोर्ट से न्यायालय से वो चेक वापस आया है, उसके कारण कलेक्टर साहब को कोर्ट में पेश होना पड़ा और उसी वजह से पीडब्ल्यूडी कार्यालय सील किया। इधर गरियाबंद में सर्चिंग के दौरान जवानों को आईईडी मिला है। गरीबा के जंगल में सर्चिंग पर ये जवान निकले थे और जवानों ने बम को डिफ्यूज कर दिया। जवानों को नक्सली गतिविधियों की सूचना मिली थी। नक्सलियों की तलाश में ये जवान निकले थे और इसी तलाशी के दौरान ये आईईडी मिला था और जिसे डिफ्यूज कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से आईईडी अगर इसकी जद में कोई आता तो किस तरह से ये डैमेज कर सकता था। बड़ा धमाका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बहुत बड़ी सफलता है ये जवानों की कि उस आईईडी को सर्चिंग की, पकड़ा और फिर उसके बाद उसे निस्त नाबूद कर दिया, जिस तरह से किया जाता है, डिफ्यूज किया जाता है। तो चलिए, आपके शहर आपके रिपोर्टर में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़, आपका अपना चैनल। नमस्कार।